वेलकम ऑन नेवी एग्जाम एक्सपर्ट। आज हम लेकर आए हैं सीटेट 2022-23 की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए सीडीपी यानी कि बाल विकास और शिक्षण शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पेपर 1 और पेपर 2 के लिए सीडीपी की स्पेशल क्लास। आज की क्लास करने के बाद आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप खुद कहेंगे कि सीटेट पास करना अब होगा और भी आसान। तो बस आज की क्लास को पूरा देखें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1, आज का पहला क्वेश्चन है, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन ए, शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग अलग कर उनको नामित करें, या बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। आपको इसका सही आंसर देखना है और बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों से बातचीत करें, उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व देते हुए शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाए, जिससे सभी छात्र लाभान्वित हो सकें। अगर आप एक टीचर हो और आपको व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटना है, अपनी क्लास में जो अलग अलग भिन्न भिन्न व्यक्तित्व के बच्चे आपको मिलेंगे उनसे आपको निपटना है, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। ऑप्शन नंबर बी, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो। ऑप्शन नंबर सी, यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो। ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो। आकलन का उद्देश्यपूर्ण होता है यदि आकलन द्वारा बालक के त्रुटि का ज्ञान होता रहे, उनकी गलतियों का ज्ञान होता रहे, पता चलता रहे, जिससे वह अपने कमियों को दूर कर सकें और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। प्रतिपुष्टि को ही फीडबैक कहते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है सत्तावादी, अधिनायकीय, अनुमतिपरक, सुविधादाता। एनसीईआरटी 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? सत्तावादी या अधिनायक की या अनुमतिपरक की या सुविधादाता की? एनसीईआरटी 2005 सीटेट का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे क्वेश्चन आपको पूछा ही जाना है। जो भी विद्यार्थी कंप्यूटर बेस्ड सीटेट देने जा रहे हैं वो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए इस वीडियो को पूरा करके जाएं। ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगा। इसमें एक एक क्वेश्चन ऐसा चुनिंदा लिया गया है कि ये आपको हूबहू पेपर के क्वेश्चनों से अवगत कराएगा आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुविधादाता। एक शिक्षक को सुविधादाता होना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए। वह बालक की कमियों को दूर करे और महत्वपूर्ण संबंध बनाए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, अनुसंधान समझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम ऑप्शन नंबर ए पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं, ऑप्शन नंबर बी का एकमात्र निर्धारक होती हैं, या के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, या पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुसंधान समझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की जो अपेक्षाएं हैं वो विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं, क्योंकि कक्षा में किया गया कार्य मार्गदर्शक का कार्य करता है। इसलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना एक काल्पनिक लक्ष्य है या फिर जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है।
ऑप्शन नंबर सी, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, या ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो होते हैं, बच्चों को शामिल करना शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, सुनने में असमर्थ बच्चा, एक कानों से असमर्थ बच्चा जो सुन नहीं पाता है, उसके लिए क्या होना चाहिए? ए, श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं, या फिर ऑप्शन नंबर बी, केवल अकादमिक शिक्षा में लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर सी, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं, या ऑप्शन नंबर डी, नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। तो एक सुनने में असमर्थ बच्चा क्या नहीं कर सकेगा या क्या कर सकेगा? आपको सही आंसर चुनना है और बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। तो उसको अलग से स्कूल भेजने की जरूरत नहीं है, उसको श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो नियमित विद्यालय में भी, जो हमारे रेगुलर स्कूल होते हैं, उनमें भी अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। तो सुनने में असमर्थ बच्चा नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। समावेशी शिक्षा में सामान्य बच्चों के साथ समस्यात्मक बालक को पढ़ाया जाता है, उसे हम समावेशी कक्षा कहते हैं। तो समावेशी शिक्षा से भी क्वेश्चन आपका पूछा ही जाना है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं उनको अच्छे से करके जाएं। ये क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में हूबहू फंसने वाले क्वेश्चन हैं, जो हर बार ये घुमा फिरा के पूछे ही जाते हैं। तो हमने ऐसे क्वेश्चन उठाए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार आते ही रहते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? तो आपको बताना है कि इनमें से प्रतिभावान शिक्षार्थी की कौन सी विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है, या फिर वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है, या फिर वह रस्मी व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। तो प्रतिभावान बच्चे की जो विशेषता होती है वो हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर बी, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होंगी तो वह कम प्रेरित अनुभव करेगा और ऊब जाएगा, जल्दी ही बोरिंग हो जाएगा, बोर महसूस करेगा अपने आप को। तो प्रतिभावान बालक को कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं लगती क्योंकि वह तो कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है, इसलिए उसको ऐसी चुनौतीपूर्ण गतिविधियां देनी चाहिए जिससे कि वो बोर न महसूस करे और कुछ अच्छा करने की कोशिश करता रहे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। एक टीचर जो है वो अपनी कक्षा में एक इंप्रेसिव अधिगम को कैसे बढ़ा सकती है? ऑप्शन नंबर ए, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, या ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, या अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, या विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंधित करके। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है यदि प्राथमिक कक्षा में शिक्षिका अपने अधिगम को प्रभावी कर सकती है विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन से संबंधित करके। ऐसा करने से विद्यार्थी विषय वस्तु को अपने जीवन से जोड़ जाते हैं और अधिगम को प्रभावशाली बनाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? तो आपका बताना है, ये नेगेटिव क्वेश्चन है क्योंकि इसमें नहीं आया है। जब भी क्वेश्चन आप पढ़ें तो उसको अच्छे से पढ़ें और उसमें नहीं का विशेष ध्यान रखें। जहां भी नहीं पूछा हो तो आपको नेगेटिव आंसर देना है, जो गलत आंसर होगा वही इसमें सही आंसर माना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, बच्चे समस्या समाधान करता है, या बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, या बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं।
तो आपको क्या लगता है कि इसमें से कौन सा सही कथन होगा जो कि गलत आंसर है, और कौन सा गलत कथन होगा जो कि सही आंसर है? तो इसमें एक गलत कथन है जो कि है ऑप्शन नंबर ए, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं। तो इसलिए बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं, ये बिल्कुल सही है। बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता होते हैं, ये भी कथन बिल्कुल सही है। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं, ये भी कथन बिल्कुल सही है। आपका कथन नंबर ए ये आपका गलत है, जो कि आपको नहीं पूछा है, और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी 3 कथन बच्चों के बारे में सही दिए हुए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं, या फिर ऑप्शन नंबर बी, जहां शिक्षक एकाधिकारवाद है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए, या ऑप्शन नंबर सी, जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान केंद्रित होता है और बल दिया जाता है, या ऑप्शन नंबर डी, जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। तो आपको बताना है इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा। आपको बताना है कि किस वातावरण में बच्चे कम प्रभावी ढंग से सीखेंगे या सबसे ज्यादा प्रभावी ढंग से सीखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और वे अनुभव करेंगे कि वे महत्वपूर्ण हैं। वो अपने आप की इम्पोर्टेंस समझेंगे जहां पे भी, और जहां पे उनका संवेग शांत होगा, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, वहीं आप बच्चे ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो बालक वहाँ बेहतर तरीके से सीखते हैं जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। इसे ही बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं, जहाँ बालक की सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा वही होती है जहाँ बालक को सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? तो एक टीचर अपने बच्चों को अध्ययन करने हेतु स्टडी के लिए आंतरिक रूप से कैसे उत्प्रेरित कर सकती है, उनमें कैसे प्रेरणा जागृत कर सकती है, कैसे प्रोत्साहित कर सकती है उनको? तो ऑप्शन नंबर ए, उनमें चिंता और डर पैदा करके। क्या चिंता और डर पैदा करके बच्चों को प्रोत्साहित किया जा सकता है? या फिर ऑप्शन नंबर बी, प्रतियोगितात्मक परीक्षण से कंपटीशन करवा के, या फिर व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, या फिर साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे कि टॉफी देना। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने में और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। उनमें चिंता और डर पैदा करके तो कभी नहीं कर सकती, प्रतियोगिता परीक्षण से भी अच्छी तरह से नहीं हो सकता, और टॉफी, अब बार बार थोड़ी ना टॉफी देगी उनको, इतनी टॉफी कहाँ से लाएगी टीचर। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बालक को आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए अध्यापक बालक की व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण करने में तथा उनमें निपुणता पाने में मदद करे, इसी से बच्चों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा सीखने के लिए, जिससे कि वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें, या फिर रटकर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने, या फिर दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें, या फिर ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सकें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभिक कक्षा में शिक्षक बालकों को सीखने के प्रति जिज्ञासु बनाता है तथा सीखने के लिए ही सीखना पसंद करे, ऐसा दृष्टिकोण बालक में उत्पन्न करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु, सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें, तभी एक प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? आपको बताना है कि प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का इनमें से कौन सा उदाहरण होगा। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, शारीरिक दंड, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, या प्रतियोगितात्मक कक्षा। तो आपको बताना है इनमें से प्रभावशाली उदाहरण विद्यालय की प्रथा का कौन सा होगा। तो इसमें से सबसे प्रभावशाली जो उदाहरण होगा विद्यालय की प्रथा का वो होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम।
व्यक्ति सापेक्ष अधिगम प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है, यह एक अनुकरणीय शिक्षा है। कौन सी शिक्षा में आता है ये? अनुकरणीय शिक्षा में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है: सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर, या ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। सीटेट का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप अच्छे से अपने दिमाग में छाप लें, ये क्वेश्चन आने वाला है पेपर 1 या पेपर 2, दोनों में से किसी न किसी पेपर में आपको ये क्वेश्चन देखने जरूर मिलेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर अच्छे से करें। सिर पदाभिमुख की बात करें तो बात करता है ये सिर से पैर की ओर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिर से पैर की ओर। सिर से पैर की ओर। तो सिर पदाभिमुख जो सिद्धांत होता है वो मस्तकाधोन्मुखी में शारीरिक विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। जब हम बात करें कि इस सिद्धांत में जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। प्रयोगात्मक अध्ययनों के आधार पर यह दिखाया गया है कि प्रसूति काल यानी कि जन्म से पहले तथा जन्म के बाद के समय में बच्चों का शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास दो प्रकार के नियमों को निर्देशित करता है। पहला होता है मस्तकाधोन्मुखी, ठीक है, जिसे हम मस्तोन्मुखी भी कहते हैं, और दूसरा नियम होता है निकट और नियम। इन दोनों नियमों को मिलाकर एक साथ विकासात्मक दिशा का नियम कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिर से पैर की ओर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? आपको बताना है जब बच्चे का भाषा विकास होता है तो वो समय सबसे संवेदनशील समय कौन सा होता है? जन्म से पूर्व का समय, मध्य बचपन का समय, या वयस्कावस्था का समय, या प्रारंभिक बचपन का समय? किस समय में बच्चा सबसे संवेदनशील होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रारंभिक बचपन का समय, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जीन प्याजे कहते हैं कि भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील, सबसे प्रभावशाली जो समय होता है वो होता है प्रारंभिक बचपन का समय, जन्म के बाद का, और स्कूल शिक्षा शुरू होने का समय जो होता है। स्कूल शिक्षा से विद्यालय जीवन के प्रारंभिक जो समय होता है आपका, वो आपका प्रारंभिक बचपन का जो समय होता है वो भाषा के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे संवेदनशील समय होता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? आपको बताने हैं कि समाजीकरण के गौण वाहक कौन कौन से हो सकते हैं। तो परिवार या पास पड़ोस, विद्यालय और पास पड़ोस, या विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, या परिवार और रिश्तेदार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय और पास पड़ोस। समाजीकरण के गौण वाहक विद्यालय और पास पड़ोस हो सकते हैं। तो ये दोनों आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, विद्यालय पहला और दूसरा है पास पड़ोस। दोनों ही सामाजिकरण के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। बच्चे का समाजीकरण में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं विद्यालय और पास पड़ोस। चलिए चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। आपको बताना है कि संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या होगा। नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए संतुलन, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक अन्योन्य क्रिया, ऑप्शन नंबर सी मानसिक प्रारूपों स्कीमाज का समायोजन, या उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण सामाजिक अन्योन्य क्रिया है। लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा को महत्वपूर्ण बतलाया है। किस किस को? सामाजिक कारणों को और भाषा को महत्वपूर्ण बताया है। तो जब भी हम वाइगोत्स्की की बात करेंगे तो हम सामाजिक कारकों को और भाषा को महत्वपूर्ण मानेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। क्वेश्चन नंबर 18, जीन प्याजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? आपको बताना है कि प्याजे के अनुसार अधिगम के लिए इनमें से क्या सबसे ज्यादा आवश्यक है। शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, या वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, या ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, या शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। जीन प्याजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में सबसे ज्यादा आवश्यक है। जीन प्याजे के अनुसार अधिगम के लिए विद्यार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन सबसे ज्यादा आवश्यक है। अगर बच्चा पर्यावरण की
बारे में कुछ सीखना चाहता है, कुछ अधिगम करना चाहता है, तो उसको पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन सबसे ज़्यादा आवश्यक है। उसको खुले वातावरण में, खुले पर्यावरण में छोड़ देना चाहिए, और वो जो वहाँ से सीखेगा वो आप उसके दिमाग पे सबसे ज़्यादा इफेक्टिबल और सबसे ज़्यादा देर तक रहने वाला अधिगम होगा। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहन देता है, या नियामक है, या समावेशन को हतोत्साहित करता है, या आवृत्ति को बढ़ावा देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आवृत्ति को बढ़ावा देता है। तो प्रगतिशील कक्षा व्यवस्था में शिक्षक आवृत्ति को बढ़ावा देकर अधिगम को सुगम बनाता है। अगर हम विद्यार्थी छात्र की आवृत्ति को बढ़ावा देंगे तो उसको अधिगम को सुगम बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो इसी से यही बन जाता है कि हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत कौन सा है, तो बहुबुद्धि सिद्धांत। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया, तो हार्वर्ड गार्डनर ने। तो दो क्वेश्चन तो आपके क्वेश्चन से ही बन गए और उनके आंसर भी आपको क्वेश्चन में ही मिल गए। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत क्या बताता है। हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हो सकें, या बुद्धि को केवल बहुबुद्धि IQ परीक्षण से ही निर्धारित किया जा सकता है, या शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे, या फिर क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। इनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा सटीक सही होगा वो आपको बताना है। एक चीज ध्यान रखें कि सीटेट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, और ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको पेपर फर्स्ट और पेपर 2 दोनों में ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, इसलिए इन क्वेश्चन को अच्छे से करें और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अभी और क्वेश्चन नए नए अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपको परीक्षा में बहुत ही सहायता देने वाले हैं। आप भी कहोगे कि हाँ, अब हमारा सीटेट निकलने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से, मतलब कि ऑब्जेक्टिव अलग अलग तरीकों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत यह सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, लिंग है यानी कि जेंडर। जेंडर क्या होता है? जैविक सत्ता होती है, या शारीरिक संरचना होती है, या सहज गुण होती है, या सामाजिक संरचना होती है। तो आप जानते हैं कि ये क्वेश्चन कितना घुमा रहा है, लेकिन आपको सही आंसर बताना है। अगर आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, अगर आप सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं, तो इस चीज़ को, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है लेकिन घुमा के पूछता है, इसलिए बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैविक सत्ता। लिंग जैविक सत्ता के अंदर आता है, ये एक बायोलॉजिकल फैक्टर है। जेंडर क्या होता है? एक बायोलॉजिकल चेंज होता है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, क्वेश्चन नंबर 22, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा, आपको इसमें फिल करना है, के रूप में देखा जाना चाहिए। किसके रूप में देखना जाना चाहिए? परेशानी के, समस्या के, संसाधन के, या बाधा के। जब भारत में हमने देखा है कि स्कूल में कई जैसे क्षेत्र होते हैं वैसे ही वहाँ की भाषाएं अलग अलग होती हैं। इसको टीचर को, इस चीज़ को किस के रूप में देखा जाना चाहिए? ये टीचर के लिए परेशानी हो सकती है, समस्या हो सकती है, या एक संसाधन हो सकता है, या बाधा हो सकती है। आंसर इसका हमें सीटेट के हिसाब से देना है, अपने हिसाब से नहीं देना है। आपको समस्या लगेगी लेकिन इसको हमें एक संसाधन के रूप में लेना है, तो इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, संसाधन के रूप में ले सकते हैं इसको। भारत में अनेक कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, अतः इसे शिक्षक द्वारा एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी अगर किसी दूसरे भाषा के माध्यम से अधिगम में समस्या का सामना करता है तो उसे अन्य भाषा के माध्यम से समझाया जा सकता है। बहुभाषी कक्षा से यही फायदा है। अगर बच्चे को एक भाषा से समझ में नहीं आ रहा तो उसे दूसरी भाषा से समझा दो। बच्चे को समझाना जरूरी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के लिए अच्छे अवसर हैं।
ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं, या ऑप्शन नंबर सी उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, या ऑप्शन नंबर डी कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी कोई गलती करता है तो उसको शिक्षक कैसे देखे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां, अगर कोई विद्यार्थी गलतियां करता है या त्रुटियां करता है तो को उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां से ही शिक्षक की समस्या की पहचान कर सकता है। शिक्षक उनकी विद्यार्थियों की समस्या की पहचान उनकी गलतियों से ही कर सकता है तथा सही दिशा एवं निर्देश के द्वारा विद्यार्थियों की समस्या का समाधान कर सकता है, जो विद्यार्थी के शैक्षिक परिपक्वता में सहायता प्रदान करता है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, या बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, या बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, या बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो बाल केंद्रित शिक्षा का सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का तात्पर्य है कि कक्षा का वातावरण विषय का चुनाव तथा पाठ्यक्रम छात्रों के अनुकूल हो, ताकि विद्यार्थी उसे आसानी से आत्मसात कर सकें और विद्यार्थी शिक्षक एवं कक्षा के साथ सहजता का अनुभव करें, ताकि कक्षा कक्ष की गतिविधियों के रुचिपूर्वक भाग लें तथा अपनी अभिव्यक्ति को वर्णित कर सकें। आप देख रहे हैं कि आपके लिए हमने कितनी मेहनत की है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के लाए हैं जो आपको हर जगह नहीं मिलेंगे, और पेपर में यही क्वेश्चन बार बार आते हैं। नहीं तो आप पुराने पेपर्स को उठा के देख लेना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बार बार आते ही आते हैं पेपर में। चाहे आप सीटेट पेपर दे रहे हो, चाहे यूपी टेट दे रहे हो, और जहाँ तक आप सुपर टेट भी देंगे तो उसमें भी यही क्वेश्चन रिपीट करते हैं, और जिनको हम एक्सप्लेन करके आपको बता रहे हैं, संपूर्ण हल के साथ बता रहे हैं, ऑप्शन बता रहे हैं सही, उसके बाद उसको एक्सप्लेन भी किया गया है। हमारे चैनल पे जो भी वीडियो आए सीटेट के लिए, आप बस उसको देख के चले जाइएगा, आपका सीटेट तो यूं निकलेगा, आप भी कहेंगे कि हाँ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है, या फिर सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, या फिर विकास एकल आयामी है, या विकास पृथक होता है? तो विकास के लिए इनमें से कौन सा एक सही है, उचित है, वो आपको बताना है। तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। विकास कई प्रकार से होता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, शैक्षिक विकास आदि। अतः सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास आपका सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वातावरण के प्रभाव के कारण, या जन्मजात विशेषताओं के कारण, या वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, या प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। व्यक्ति के विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों का ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। व्यक्ति जो कुछ भी सोचता है, करता है अथवा अनुभव करता है, वह उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण के परस्पर अन्योन्य क्रिया, परस्पर संबंध क्रिया का परिणाम होता है। वंशानुक्रम विकसित होने के लिए क्षमताएं प्रदान करता है, जबकि वातावरण इन क्षमताओं को विकसित होने के अवसर प्रदान करता है। इसलिए व्यक्तियों में अपने अपने वंशानुक्रम तथा वातावरण के अनुसार भिन्नता पाई जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्न होने का कारण क्या है? और क्वेश्चन नंबर
27 प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से कैसा होता है, में भिन्न होता है बजाय के। तो आपको 2 फिल इन द ब्लैंक्स भरनी है इनमें। ऑप्शन दी हुआ है मात्रा या प्रकार, आकार या मूर्ता परकता, या फिर प्रकार, मात्रा, आकार या किस्म। तो प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से किस में भिन्न होता है और किसकी बजाय। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, प्रकार और मात्रा। प्याजे के अनुसार बच्चों का जो चिंतन होता है वो वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। कैसे? जीन प्याजे प्रसिद्ध बाल मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बालक के बौद्धिक विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण शोध किए। जीन प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में तो भिन्न होगा लेकिन मात्रा में नहीं। बच्चे हैं, बड़ों से अलग सोचते हैं, उनकी मेंटलिटी अलग होती है वयस्कों की तुलना में। बच्चे अपने तरीके से सोचेंगे, वयस्क अपने तरीके से सोचेंगे, दोनों के सोचने का प्रकार अलग अलग होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? अनुमोदन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, या ऑप्शन नंबर सी है प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, या मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? टेट, सी टेट, एस टेट शिक्षक भर्ती से संबंधित संपूर्ण जानकारी और फ्री क्लासेस, फ्री प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे चैनल एबी एग्जाम गुरुजी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो सकें। सी टेट परीक्षा से संबंधित नोट्स और पेडागोजी प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एबी एग्जाम गुरुजी को ज्वाइन करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। तो शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाला भाषण देना आधारभूत सहायता का उदाहरण है, क्योंकि इससे विद्यार्थियों में कार्य करने की चेतना को प्रोत्साहित किया जाता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आधारभूत सहायता का उदाहरण होगा शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बल प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी परिपक्व होने से, या अनुकरण से, या वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो आपको बताना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, वो भी वाइगोत्स्की के अनुसार बताना है। तो वाइगोत्स्की कहते हैं बच्चे जो है ऑप्शन नंबर डी वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। वाइगोत्स्की का मत है कि बालक में संज्ञानात्मक शक्तियों का विकास मुख्यतः 2 कारकों से होता है। प्रथम है सामाजिक कारक और द्वितीय है उनकी भाषा। जब भी वाइगोत्स्की की बात करेगा तो वहाँ सामाजिक कारक या भाषा की बात होगी। इन्हीं दोनों कारकों से बालक में सीखने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। सामाजिक कारकों के अंतर्गत बच्चों का वयस्कों तथा समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया होती है तथा भाषा का विकास इसी कारक पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न। कोलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं, आपको बताना है कि कोलबर्ग ने कौन कौन से नियम प्रस्तुत किए हैं। संज्ञानात्मक विकास के चरण, या शारीरिक विकास के चरण, या संवेगात्मक विकास के चरण, या नैतिक विकास के चरण। तो कोलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नैतिक विकास के चरण। मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा बालक के नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 प्रमुख चरणों का उल्लेख किया है जो निम्न है। पूर्व परंपरागत स्तर, जिसे हम प्राक रूढ़िगत स्तर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका पहला नियम इन्होंने कौन सा दिया नैतिक विकास का? प्राक रूढ़िगत स्तर। दूसरा स्तर बताया इनने परंपरागत स्तर, जो कि रूढ़िगत नैतिक स्तर है, और तीसरा बताया इनने उत्तर रूढ़िगत नैतिक स्तर। तो कोहलबर्ग ने 3 नैतिक स्तर दिए, जिसमें आपका प्राक रूढ़िगत स्तर और उत्तर रूढ़िगत स्तर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नैतिक विकास के चरण। आज का वीडियो आपको कैसा लगा और आज के क्वेश्चनों की श्रृंखला आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो आज का अच्छा लगा हो, आपके लिए उपयोगी लगा हो, तो आप इस क्लास को लाइक ज़रूर करें। और अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार हैं, तो हमारे चैनल एबी एग्जाम गुरुजी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो और भी महत्वपूर्ण होने वाली वीडियो आपको मिल सकें और आपको जिसका नोटिफिकेशन आ जाए। हम वही वीडियो लेके आएंगे जो आपको
परीक्षा में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। हम ऐसे फालतू वीडियो नहीं बनाते जो कि फालतू फर्जी में आपका टाइम ख़राब करे। हमें पता है कि सीटेट में टाइम बहुत कम है, पेपर आने वाला है, इसलिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ही वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। इसलिए हमारे चैनल एवी एग्जाम गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें, जो सीटेट, टेट और सुपर टेट से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आपको मदद करेगी। सीटेट पास करना अब होगा और भी आसान। हम लेकर आए हैं आपके लिए सीटेट की निःशुल्क क्लासेस। रेगुलर क्लासेस प्राप्त करने के लिए और सीटेट से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए हमारे चैनल एवी एग्जाम गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।